बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये वही लेक्चर की कंटिन्यूटी में, चूंकि चैप्टर न्यू है इसलिए मैंने इसको दूसरे लेक्चर में ब्रेक कर दिया। ये सेकंड लेक्चर है हमारा। हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फ्री कॉन्सेंट से डील करता है, लेकिन वॉइडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए चैप्टर नंबर मैंने आप लोगों से 3 में एक चीज़ डिस्कस की थी कि यार कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। अगर कॉन्सेंट कहीं डैमेज हुई किसी पार्टी की एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, और मैंने फिर एलिमेंट्स भी समझाए और थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन भी की कि कौन से एलिमेंट्स, मैंने कहा था वैसे तो कॉन्सेंट 5 एलिमेंट्स की वजह से डैमेज होती है, लेकिन 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से अगर कॉन्सेंट डैमेज हो तो एग्रीव पार्टी की ऑप्शन पे चला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ठीक है, ये बात हमने जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तब समझाई, और मैंने कहा ये वो 4 एलिमेंट्स हैं, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। ये वो 4 एलिमेंट है जिनके कॉन्सिक्वेंस सेम है। हाँ, एक 5वां एलिमेंट बी है, मिस्टेक, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस सेम नहीं। तो हमने जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की टाइप पढ़ी तो मैंने कहा भाई ये इन एलिमेंट्स की वजह से कॉन्सेंट डैमेज नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेंट क्या है भाई? रजामंदी दे रहा हूं, फ्री दूं, किसी प्रेशर में आके ना दूं। वो प्रेशर क्या हो सकता है? वो इमोरल प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, वो प्रेशर हो सकता है लाइफ थ्रेट हो, वट। तो मैंने फिर आसान आपको समझाते हुए एक बात समझाई कि कोर्जन वो है जो लाइफ थ्रेट है, आपको थ्रेट किया जा रहा है, कमिट किया जा रहा है कि ऐसा एक्शन जो मना है, तो लाइक दैट मैंने इसका समझाया। और अनड्यू इन्फ्लुएंस को मैंने समझाया कि नहीं भाई, वो अगर आपको याद हो स्टेटमेंट तो मैंने यूं बोली थी कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो समटाइम्स रिलेशनशिप के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का एलिमेंट आ जाता है कि डोमिनेंट पार्टी अपना उस रिलेशनशिप में अनफेयर एडवांटेज उठाना चाहती है। तो इन फैक्टर्स को मैंने इस तरीके से हमने शुरू में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो एक्चुअली में जो अब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, वो एक्चुअली इसी पर्टिकुलर 5 एलिमेंट्स के ऊपर है जिनके 4 के कॉन्सिक्वेंस तो सेम है, एक स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट होगा। सो हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एंड दैट इज फ्री कॉन्सेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। सबसे पहली बात कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम इन्हीं 5 एलिमेंट्स को, अगर आप गौर करो, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। और उसके बाद सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो है कि एक लास्ट में आई कैप, या मैं यूं कहूं लॉ की बात करते हैं, लास्ट में लॉ एक चीज डिस्कस कर रहा है कि भाई कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट में फॉल करते हैं। सो उनकी एक लिस्ट आएगी आपके सामने। चलें जी, हम जरा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहले चैप्टर के अंदर शुरू में जरा समझ लें कि कॉन्सेंट क्या होती है। कहता है 2 और मोर पर्सन आर सेट टू कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी आइडेंटिटी ऑफ माइंड हो, यानी मैं जो चीज बेच रहा हूं खरीदने वाले के जहन में भी वही चीज है। दिस इज व्हाट वी कॉल कि वो जब एग्री हुए सेम चीज के बारे में, सेम सेंस में। एंड इफ देयर इज नो कॉन्सेंट, अगर कॉन्सेंट ना हुई तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो बहुत एक आसान सी एग्जाम्पल 1 है जिसमें बाबर को नहीं पता कि आजम के पास 2 गाड़ियां थी और आजम कौन सी वाली सेल कर रहा है। तो वो कहता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज एक दफा एग्जांपल 1 पढ़िए। मीनवाइल, अच्छा वैसे तो आप मुझे स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, तो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं फ्री कॉन्सेंट के ऊपर। कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। इन 5 एलिमेंट्स को, ये 5 एलिमेंट अगर कॉन्सेंट को डैमेज ना करें तो हम कहेंगे कॉन्सेंट क्या है? फ्री है। और ये बात मैंने पिछले अभी चैप्टर में लेक्चर में बताई कि कॉन्सेंट फ्री हो, चीज बेशक सस्ती बेच दो, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोर्जन का। तो मैंने ये इसको जब चैप्टर 3 के साथ लिंक करके पढ़ाया था वॉइडेबल में, तो मैंने बोला था कि कोर्जन का मतलब है लाइफ थ्रेट, कि आपको लाइफ थ्रेट किया जा रहा है। अब मैं यहां पे डिटेल में समझाऊंगा कि कोर्जन, या जिसे कोर्शन भी आप प्रोनाउंस करते हो, तो वो उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जनाब ऐसा एक्ट जिसे पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया है, लाइफ थ्रेट लाइक सॉर्ट ऑफ। कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, यानी कि या तो वो जुर्म का मुर्तकिब हो जाना या थ्रेट करना, यानी या तो मार दिया, या बंदा मार दिया, या फिर बंदे को मारने का थ्रेट दे दिया है। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड और द अनलॉफुल। अच्छा, ऐसा एक्ट पहली बात हो गई। और दूसरी एक और बात,
डिटेन और प्रॉपर्टी डिटेन करना, डिटेन कहते हैं हरास, कब्जा कर लेना, हिरासत में ले लेना, कहते हैं अनलॉफुल डिटेन, वही हुआ कब्जे वाली बात हुई ना। फिर अनलॉफुल डिटेन करना और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद द इंटेंट ऑफ काजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू करने। तो मकसद क्या है कि सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। मैंने इसकी एग्जांपल कुछ यूं दी थी कि आपने अक्सर इंडियन फिल्म्स में देखा होगा कि जनाब वो बेटी के सर पे बंदूक रख के मुजरिम जो भी क्रिमिनल बने होते हैं वो या तो बेटी के सर पे या वो पोते या पोती के सर पे रख के कहते हैं चल भाई साइन कर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लीगल पेपर्स के ऊपर। अब होता क्या है, वो बाबा अपनी प्रॉपर्टी यूजुअली सस्ते में बेच रहा होता है और उसको कोई 4-5 लाख रुपया भी दे देते हैं। तो इनफैक्ट समझाने वाली बात यह है कि वो जो उसको थ्रेट किया जा रहा है फ्रॉम द अदर साइड, वो थ्रेट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। तो मकसद क्या था, उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। जरा थोड़ी देर के लिए इस पिक्चर को हटाते हैं, स्क्रीन को हटाते हैं और दूसरे सिनेरियो पे जाते हैं। कल को जब कोई बंदा वो लीगल पेपर देखेगा तो वो देखेगा सेलर के भी साइन है, बायर के भी साइन है और नीचे विटनेसेस के भी साइन है। तो ये तो एक वैलिड एग्रीमेंट है। ये तो प्रॉपर्टी 5 मिलियन की थी या 50 मिलियन की थी, बाबे ने, पागल ने 2 लाख में बेच दी। ऐसा ही समझ जाएंगे ना, इडियट है, बेवकूफ़ है, शायद 2 लाख में बेच गया। बट रियलिटी इज कि किसी को वो सिनेरियो नहीं पता कि उसने थ्रेट के अंडर, उसने कनपट्टी पे बंदूक लगी हुई है, तब जाके उसने प्रॉपर्टी बेची है। तो लॉ को रियलाइज है कि भाई ऐसा एक्टिविटी, ऐसा एक्शन करके कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट दिखने में वैलिड लग रहा है। तो लॉ ने कहा ना भाई ना, मैं लेटर ऑन एक अपॉर्चुनिटी दे दूंगा वॉइडेबिलिटी की, कि एग्रीव पार्टी के पास राइट आ जाएगा, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दे, चाहे तो वॉइड कर दे। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझिए बेटे। देखो, अगर मैं छोटा मोटा बदमाश हूं तो जाके कनपट्टी पे खुद बंदूक रखूंगा और उसे कहूंगा चल भाई साइन कर। तो थ्रेट मैं खुद भी कर सकता हूं, यानी कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी जाके सामने वाली पार्टी को थ्रेट कर सकती है। दूसरा सिनेरियो, बड़ा बदमाश हूं तो अपने चमचे रखे होंगे, मैं चमचे भेजूंगा, जाओ भाई जाके बताना भाई का हुक्म आया है कि ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो। तो इनफैक्ट अब देखो, जरा गौर करो, भाई का हुक्म जा रहा है सलमान साहब का, बदमाश का, बड़े बदमाश है, जरा आला पाए के, ठीक है, अच्छा असर रसूख है। तो इन्होंने थ्रेट किया एक पार्टी को, बेचारे को, उस बाबा जी को, चलो बाबा ही लिख देता हूं, बाबे को थ्रेट किया और उसकी 5 मिलियन की प्रॉपर्टी मैंने 2 लाख में ले ली। सो देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान हो रहा है, सलमान के दरमियान और उस बाबे के दरमियान। बट द पॉइंट इज, तो वो जो थ्रेट करने बंदा भेजा है वो कौन है, वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं ये समझाना ये चाह रहा हूं कि इसका मतलब है ये मैटर नहीं करता कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट खुद जाके थ्रेट करी है या किसी चमचे को हायर किया हुआ है। इसका मतलब है कोई चमचा भी जाके थ्रेट करेगा तब भी मकसद वही अचीव हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी ये कोर्जन अप्लाई कर सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है बाबा बड़ा ढीठ हो, मानी ना, तो फिर क्या, कौन सा तरीका है, फिर उसके बच्चों को थ्रेट करो, उसके लव्ड वंस को। अब लव्ड वंस भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है सलमान और उस बाबे के दरमियान। तो लव्ड वंस क्या हुए, वो भी तो थ्रेट हो रहे हैं, वो भी तो स्ट्रेंजर हैं। इसका मतलब अब पते की बात आने लगी है, और वो पते की बात ये है कि इसका मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी कोर्जन अप्लाई कर सकता है और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोर्जन अप्लाई हो सकता है। यानी गुंडे, किराए के गुंडे या वो बच्चे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों की वजह से भी कोर्जन अप्लाई हो सकता है। ये मैटर नहीं करता कि वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं या नहीं, ये बात समझाना चाह रहा हूं। ठीक है जी। तो वो कहता है जी, अच्छा एक बात ये और, एक और बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोर्जन जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई ना हो रही हो। जैसा फॉर एग्जांपल आपके बच्चे जो हैं, से मैं कहता हूं यूके में रहते हैं, मैं वहां पे अपने गुंडे भेजूं और उनको थ्रेट करूं और आपको वीडियो कॉल के थ्रू दिखाऊं, ये देखो तुम्हारे बच्चे जो हैं मेरी हिरासत में हैं, ये प्रॉपर्टी साइन कर दो वरना तेरे बच्चे गए यूके में। अब कोर्जन, इसका मतलब है ये मैटर नहीं करता कोर्जन अप्लाई कहां हो रही है। अब मसला ये है कि प्रॉपर्टी तो आपने पाकिस्तान में साइन करा ली है, तो कल को जब ये बाबा उठ के केस फाइल करेगा कि जनाब इसने मुझे थ्रेट किया था, तो मैं कहूंगा कहां थ्रेट किया था, बच्चे तो इसके यूके में हैं। तो लॉ कहता है, और कोर्जन तो यूके में अप्लाई हुई है, तो उधर का लॉ जाने इधर क्यों ये केस कर रहा है। तो लॉ ये कहेगा भाई मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कोर्जन अप्लाई कहां हुई है, अगर ये केस पाकिस्तान में फाइल हुआ है तो मैं यूं ही समझूंगा कि कोर्जन पाकिस्तान में अप्लाई हुई है। क्या बात समझ आई? सो
समझाने चाह प्लेस ऑफ अप्लाइंग कोरिजन जो है या जहां कोरिजन अप्लाई हो रही है वहां पे वो जगह मैटर नहीं करती। अगर केस पाकिस्तान में दर्ज हुआ है तो समझ लीजिए कि कोरिजन पाकिस्तान में अप्लाई हुई है। सो इसी के साथ आगे चलते हैं। द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन रिवील दैट अ कोरिजन में बी कंपेलिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेशर। तो मैं इस बाबे को प्रेशराइज कर रहा हूं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा मेरे साथ। एग्जाम्पल 2 और 3 प्लीज एक दफा मुझे रोक के पढ़िएगा, मैं आगे चलता हूं। इट इज इमटेरियल whether the Pakistan Penal Code is or is not enforced in the place where the coercion is employed। तो वही वाली बात, पाकिस्तान में coercion अप्लाई हुई है या नहीं ये मैटर नहीं करता। अगर केस पाकिस्तान में दर्ज हुआ है तो coercion अप्लाई हुई है। If the suit is filed in Pakistan, the provision of Pakistan Penal Code shall apply। तो उस केस में पाकिस्तान Penal Code अप्लाई, प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगी। जनाब ये क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाएगा। एग्जाम्पल 4 प्लीज पढ़िएगा। इसके साथ ही आगे चलता हूं। नोटिस दैट कोरिजन में बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन, स्ट्रेंजर यानी वो चमचा जिसको भेजा है, एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन, या वो लव्ड वंस जिन पे कोरिजन अप्लाई हो रही है, हु इज नॉट इवन अ पार्टी टू द, बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है लेकिन ये कोरिजन अप्लाई हुई है और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट की जात पे ये फर्क पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। जरा ये एग्जाम्पल 5 और 6 पढ़िए। इसके बाद जरा देखिएगा तो वो कहता है वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was caused by coercion। तो जनाब अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है किसकी ऑप्शन पे, इस बाबे की ऑप्शन पे। कल को ये उठेगा और ये प्ली फाइल कर देगा, केस फाइल कर देगा ऑन द ग्राउंड्स, ऑन द प्ली, और वो ये फेल फाइल करेगा बी वर्सेस सलमान और ये कहेगा इसने मेरे पे कोरिजन अप्लाई किया है, सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट माय ऑप्शन, सो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करता हूं और मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। लेकिन देखो बेटे, अगर मैं कहूं कि 5 मिलियन, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ रिवर्स कर दे, लॉ कहे ये रिसेंड हो गया, तो बाबे को कहेगा कि भाई ये लो प्रॉपर्टी के कागज ले लो, और बाबा साहब ने 2 लाख भी तो लिया हुआ है तो क्या अपने पास रख ले? नहीं भाई, 2 लाख तुमने कमाया नहीं, तुम्हारा नहीं है, तुम किसी के एक्सपेंस पे बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकते, सो यू हैव टू रीस्टोर। अगर बाबा जी को प्रॉपर्टी वापस मिल रही है तो इनफैक्ट सलमान को उसके पैसे वापस मिलने चाहिए। तो कहता है द पार्टी रिसेंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल if he has received any benefit from the other party, अगर इस बाबे ने कोई भी बेनिफिट रिसीव किया है, restore such benefit, तो वो बेनिफिट क्या कर देगा, वापस कर देगा। अब आता है अगली बात, ऑनस ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित कौन करेगा। देखो मैंने कहा जर्नल प्रोविजन ये होती है जो इल्जाम लगाता है वो साबित करता है। The one who is putting the petition has to prove। ये जर्नल लॉ की प्रोविजन है, लेकिन मैंने ये बताया था कि स्पेशल प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल द जर्नल वन, कि कहीं अगर स्पेशली लॉ ने बताया हुआ कि कौन साबित करेगा तो फिर जो लॉ ने स्पेसिफिकली बताया है वही तरीका कार इस्तेमाल होगा। तो यहां पे देखो ऑनस ऑफ प्रूफ स्पेशली स्पेसिफाई किया जा रहा है कि इस केस में साबित कौन करेगा। तो लॉ कहता है ऑनस ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु वांट्स टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरिजन, जो अपने आप को रिलीफ देना चाहता है इस कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरिजन से, वो साबित करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बाबा बेचारा साबित कर रहा होगा कि उसके ऊपर कोरिजन अप्लाई हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली कहने को बात वही जर्नल प्रोविजन है, वही स्पेशल है, दिखने में यही लग रहा है कि बाबा ही तो पिटिशनर है, वो ही साबित करेगा। और ये बात मैंने बताई हुई है कि हमेशा टाइटल जब लिखा जाता है तो पिटिशनर का नाम पहले आता है। सो बाबा ही साबित कर रहा है, लेकिन द पॉइंट इज कि यहां पे पढ़ने का अंदाज डिफरेंट हो गया। कहा जो कोरिजन के कॉन्सिक्वेंस से रिलीफ चाहता है, बच के भागना चाह रहा है, इसको एज अ प्ली इस्तेमाल करे, इसको एज एक्सक्यूज इस्तेमाल करा है, वही साबित करे कि कोरिजन अप्लाई हुई थी। इसका मतलब इस केस में बेचारे मजलूम बाबे को ही साबित करना पड़ेगा कि कोरिजन अप्लाई हुई है। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन स्प्रिंग 2022 का पास पेपर है बीटी वाला, ये बड़ी दफ़ा हमने आगे भी वैसे पढ़ लिया, इसके मल्टीपल पार्ट्स थे, पीछे पढ़ के आए हैं, बल्कि नहीं यहीं से स्टार्ट करें, आगे पढ़ेंगे सॉरी। तो 5 का 4th पार्ट, ये मैं एक बात बता दूं, आईकैप के मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा क्लास में बोला है कि आईकैप के
मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट सिचुएशंस होंगी एक ही क्वेश्चन के अंदर। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है स्प्रिंग 2022 का पास पेपर, और इसमें 5 सिचुएशंस थी, 1 2 3 4 5। बच्चा देख के क्वेश्चन डर जाता है कि पता नहीं यार कितना लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप उसे बहुत केयरफुली रीड आउट करो, जैसा मैंने कहा हमेशा 2 रीडिंग्स करनी चाहिए, रीडिंग करो तो आपको रियलाइज हो जाएगा यार हर सिचुएशन इंडिपेंडेंट सिचुएशन है और मुफ्त के 3 नंबर हैं। तो ये एक सिचुएशन थी जो कोरिजन से अप्लाई हुई थी, तो ये आपने एक दफ़ा घर से करना है जनाब। मैं चाहूँगा कि मैं अगले टॉपिक पे मूव करूँ, दैट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने अभी कहा, जिस तरह मैंने अपनी स्टेटमेंट का आगाज़ किया तो मैंने बोला कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो इनफैक्ट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन वो कोई थ्रेट नहीं होता, वो कोई डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी प्रेशराइज हो जाती है, एक पार्टी दोनों में से। और अगर मैं कहूं कि यहां पे ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर दें, उसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशनशिप एग्जिस्ट पहले जरूरी है, यानी जो 2 पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी वो किसी ना किसी रिलेशनशिप में होंगी। से मैं कह देता हूं जी कि एक टीचर है और एक कौन है, स्टूडेंट है। सो इन दोनों के दरमियान भी एक रिलेशनशिप पाया जाता है। तो लॉ कहता है कि रिलेशनशिप के अंदर पहली बात, रिलेशनशिप के अंदर, जस्ट अ मिनट मैं इसको क्लोज कर दूं। ओह, गलत चीज क्लोज हो। कहते हैं पार्टीज के दरमियान एक रिलेशनशिप है, और अच्छा कोरिजन में ऐसी कोई बात नहीं थी, कोरिजन में बाबे और सलमान के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन अब जो 2 पार्टीज हमारे सामने आएंगी उनके दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, और रिलेशनशिप ऐसा होगा जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग रोल में होगी। अच्छा, कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जहां पे लॉ अज्यूम करता है, प्रिज्यूम, फर्ज कर लेते हैं कि यहां पे तो डोमिनेंस है ही है, जबकि दूसरे में शायद कहता है कि नहीं यहां पे देखना पड़ेगा डोमिनेंस है कि नहीं। कुछ रिलेशनशिप जहां लॉ प्रिज्यूम करते हैं यहां पे 100% डोमिनेंस है एक पार्टी की। तो पहला कहता है कि अगर 2 पार्टीज के दरमियान रियल या अपेरेंट अथॉरिटी की रिलेशनशिप हो तो इसका मतलब है उस रिलेशनशिप के अंदर डोमिनेंस मौजूद है। रियल अथॉरिटी मतलब उसने कुछ एग्जांपल्स दी, मैं इसको ड्रॉ करके नीचे लेके जा रहा हूं। पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, वो मुलजिम जो बैठा था उसमें पुलिस स्टेशन जाके, और पुलिस वाले, आपको नहीं लगता कि कौन डोमिनेटिंग रोल में है? ज़हन में समझ आती है फौरन से पहले पुलिस वाले डोमिनेटिंग रोल में है। सो ऐसा रिलेशन जिसमें डोमिनेंस एग्जिस्ट या प्रिज्यूम की जाती है। दूसरा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, हु इज इन डोमिनेटिंग रोल? एम्प्लॉयर। टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर, कौन है? टैक्स पेयर। सो ये वो रिलेशनशिप्स हैं, जब कभी भी ये रिलेशनशिप सामने आएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में की सूरत में, तो फौरन से पहले लॉ एक प्रिजम्पशन लेगा कि इसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग रोल में है। अच्छा, डोमिनेंस में होना कोई गुनाह का काम नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। डोमिनेंस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह अगर आप देखें तो अपने फैमिली रिलेशनशिप में मदर और बेटे का रिलेशनशिप क्या है? डोमिनेंस एग्जिस्ट करती है। मदर हमेशा आपको डोमिनेटिंग रोल में नजर आएगी। एक आंसू बहाने की देर है, आपको इमोशनल, आपके साथ उन्होंने प्ले कर जाना है 2 मिनट, इमोशनल कार्ड जो मुझसे कहते हैं वो उनके पास हमेशा रहता है। सो ऐसी बात नहीं है कि डोमिनेंस एग्जिस्ट नहीं करती। बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में, फियांसे फियांसी में, ये सब में एग्जिस्ट, टीचर स्टूडेंट में एग्जिस्ट करती है। लेकिन पॉइंट ये है, डोमिनेंस होना जुर्म नहीं है, डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल जुर्म है, उसका अनफेयर एडवांटेज उठाना गलत बात है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूं टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा, ओबीडियंट स्टूडेंट है, इसकी मालदार स्टूडेंट है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपया। मैं कहता हूं बेटा तुमने जन्नत में जाना है कि नहीं जाना, उस्ताद को ये प्रॉपर्टी 1 लाख में बेच दो। अब वो बेचारा अगर क्या कहूँ बातों में आ जाए और मेरे अपनी 10 मिलियन की प्रॉपर्टी, 50 मिलियन की प्रॉपर्टी 1 लाख में बेच दे, तो इनफैक्ट इस रिलेशनशिप के अंदर डोमिनेंस एग्जिस्ट करती थी। टीचर वॉज इन अ डोमिनेटिंग रोल, लेकिन डोमिनेंस मसला नहीं थी, उस डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल जो किया ये अनफेवर एडवांटेज लेने में कि 10 मिलियन की प्रॉपर्टी या 50 मिलियन की प्रॉपर्टी को 1 लाख में खरीद लिया, ये वो अनफेयर एडवांटेज है जिसको आप अनड्यू इन्फ्लुएंस का नाम दे रहे हो। अदरवाइज डोमिनेंस में कोई तकलीफ नहीं है लॉ को। तो मैं 2 मिनट के लिए अभी यहां पर रुक के जरा वापस डेफिनेशन पे जा रहा हूं।
जस्ट अ मिनट, कंप्यूटर ने जवाब देने से इनकार कर दिया। सो मैं इधर आपको वापस डेफिनेशन पे लेके आ रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। लॉ कहता है मैं उस वक्त कहूंगा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, कि एक पार्टी इस पोजीशन में है रिलेशनशिप में जो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है। लेकिन खाली ये जुर्म नहीं है, एंड dominating party uses that position to obtain the unfair advantage। और अगर वो इसका गलत इस्तेमाल नाजायज फायदा उठाती है तब हम कहेंगे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। देखो एंड का लफ्ज शो कर रहा है दोनों शर्तें पूरी हुई तो फिर ही अनड्यू इन्फ्लुएंस समझी जाएगी। तो पहली बात रिलेशनशिप के अंदर डोमिनेंस, नंबर 2 उस डोमिनेंस का अनफेयर एडवांटेज, तभी ये कहलाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, अदरवाइज नहीं। डोमिनेंस एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उस्ताद ने प्रॉपर्टी 20 मिलियन की प्रॉपर्टी उस स्टूडेंट से खरीदी है 20 मिलियन रुपया देके ही, तो इसका मतलब अब यहां पे डोमिनेंस तो है लेकिन अनफेयर एडवांटेज नहीं उठाया उस्ताद ने, तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन क्लीन है। दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। इज दैट क्लियर? सो अब जरा वापस आता हूं जहां पे हम थे कि रिलेशनशिप के अंदर अगर अपेरेंट अथॉरिटी पाई जाती है तो तब भी लॉ प्रिज्यूम करता है यहां डोमिनेंस एग्जिस्ट करती है। दूसरा फिड्यूशरी या ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, अगर दो पार्टीज जो ये सामने कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज नजर आ रही हैं इन दोनों में अगर ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो लॉ कहता है मैं तब भी प्रिज्यूम करूंगा कि एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग रोल में है। जिस तरह उसने कुछ एग्जांपल दी पेरेंट्स और चिल्ड्रन की, हम प्रिज्यूम करते हैं पेरेंट्स डोमिनेटिंग रोल में होते हैं। गार्डियन और माइनर की, हम प्रिज्यूम करते हैं कि गार्डियन यूजुअली डोमिनेटिंग रोल में होता है। एडवोकेट एंड चाइल्ड की, एडवोकेट वकील हमेशा डोमिनेटिंग रोल में होता है। आपने कत्ल भी किया हो तब भी वकील को बता देते हो भाई किया हुआ बचा लें। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी एंड फियांसे एंड फियांसी, तो ये वो रिलेशनशिप है जिसमें ट्रस्ट का एलिमेंट पाया जाता है। तो लॉ कहता है अगर ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो तो मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि एक पार्टी जो होगी वो डोमिनेटिंग रोल में मौजूद होगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं कहूं ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप के अंदर टीचर या स्टूडेंट की बात भी करूं तो वो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो कहते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट कि कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड, यानी अगर ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी में से एक पार्टी ऐसी है जो कमज़ोर है, बेचारी डिपेंडेंट है किसी यंगस्टर पे, या वो बेचारी टेम्परेली या परमानेंटली अफेक्टेड है, उस मेंटली रिटार्टेड है, ठीक है, तो उस केस में भी वो कहता है कि डोमिनेंस एग्जिस्ट करती है। जिस तरह डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर प्रिज्यूम किया जाता है डोमिनेटिंग रोल में क्योंकि उसे पता है पेशेंट को कि अगर बदतमीजी की तो इसने वेंटिलेटर मशीन का स्विच उतार देना है और मैंने खालिक हकीकी से जा मिलना है। तो दूसरा मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट सेम, मेडिकल नर्स को पता लग जाए नर्स ने भी निकाल देनी मशीनरी। फैमिली मेंबर एंड इनफीबल्ड ओल्ड मैन, या अगर हम अक्सर देखते हैं कि फैमिली में अक्सर बुजुर्ग हों कि वो यंगस्टर पे डिपेंडेंट हो गए हों, तो तब भी वहाँ पे लॉ कहता है कि यहाँ मेरे नज़दीक डोमिनेंस पाई जाती है बिकॉज वो अब डिपेंडेंट हैं इस यंगस्टर पे, तो वो नहीं चाहेंगे कभी भी ये नाराज़ हो, तो वो शायद इसके प्रेशर में इसकी ऐसी बातें भी मान लेंगे या इसके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे जो शायद उनकी फेवर में नहीं होंगे। ये तीन रिलेशनशिप ऐसे हैं जहां पे लॉ कहता है मैं प्रिज्यूम करता हूं यहां पे डोमिनेंस एग्जिस्ट करती है। बाकी के केस में हम फाइंड आउट करेंगे क्या किसी रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा केस सामने आता है जिसमें एक पार्टी दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती है और वो इन तीन में से नहीं फॉल करती कहीं, तो फिर इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या वाकई ही पार्टी डोमिनेटिंग रोल में थी और उसने अपना अनफेयर एडवांटेज उठाया या नहीं। ठीक है, अब यहां पे एक छोटी सी बात मैं यहीं पे करता हुआ चला जाऊंगा नोट के हवाले से, जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट कुछ डाले हुए हैं। देखो बेटे, आप अगर फॉर एग्जांपल किसी दुकानदार के पास जाते हो आज के इकोनॉमिक कंडीशन में जहां पे हालात बहुत टफ हैं बिजनेस के लिए, आप उससे जाके कहते हो कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कितने की, वो कहता है जी 5,000 की, आप कहते हो नहीं जनाब 2,000 दूंगा। इनफैक्ट अगर वो बेचारा मजबूर है, सुबह से सेल नहीं की, तो वो आपको 2,000 में भी वो चीज़ बेच देता है। अब ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो अंडर प्रेशर है, लेकिन
लेकिन क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ? नहीं, ये वीक बार्गेनिंग पोजीशन है। आप बार्गेनिंग पोजीशन को कंपेयर मत कीजिए विद अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि 2-3 एलिमेंट्स डिफरेंट है। नंबर 1, इस दुकानदार और बायर के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। डोमिनेंस, जिसे आप डोमिनेंस समझ रहे हो, वो डोमिनेंस नहीं, वो सेलर की वीक बार्गेनिंग पोजीशन है कि आज उसकी कोई सेल नहीं हुई। इसी बंदे की सुबह से सेल हुई होती और आप चले जाते, आप कहते नहीं 5,000 की चीज 2,000 में लूंगा, वो कहता वो रास्ता है, नीचे उतर जा मेरी दुकान से, और दोबारा वापस ना आई। तो इनफैक्ट बार्गेनिंग पोजीशन को आपने कंफ्यूज नहीं करना विद द अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो पहली बात, डू नॉट कंफ्यूज बार्गेनिंग पोजीशन विद द डोमिनेंट पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, सेलर एंड बायर। भाई ये दोनों रिश्तेदार नहीं है, और जिस चीज को आप डोमिनेंट समझ रहे हो वो इनफैक्ट बार्गेनिंग पोजीशन है। डेटर एंड क्रेडिटर, सेम कॉन्सेप्ट। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एंड लास्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। बेटा प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या होता है? एजेंट वो बंदा है जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कमीशन बेस पे। जैसे आप अक्सर जाते हो बेकरीज के अंदर तो आपको एजेंट्स नजर आते हैं, आप किसी भी दुकान पे चले तो आपको एजेंट्स नजर आते हैं जो उनका कॉस्ट्यूम बकायदा पहन के फिर होते हैं। इनफैक्ट दे आर द एजेंट्स, तो वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इन डोमिनेटिंग रोल्स को, इन बार्गेनिंग पोजीशंस को आपने डोमिनेटिंग रोल से कंफ्यूज नहीं करना। देखो हो सकता है मैं एक एजेंट रखूं, उसको नौकरी चाहिए और नौकरी के टाइम पे वो कह रहा है सर मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। अब मैं कहूं यार मैं आपको कमीशन जो है ना 8% दूंगा सेल की, वो कहता है मार्केट में इस वक्त कमीशन चल रही है 15%, मैं क्या कह रहा हूं मैं 8% दूंगा। वो एग्री हो गया क्योंकि उसे नौकरी चाहिए। कल को वो ये कहे आपने मुझे 15% पे हायर करना था, आपने मुझे 8% दे रहे हैं, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, आपने अपने रिलेशनशिप का गलत इस्तेमाल किया। मैं कहूंगा नहीं जनाब, ये तुम्हारी उस वक्त वीक बार्गेनिंग पोजीशन थी, तुमने मेरे साथ कमिट कर लिया था 8% पे, अगर तुम्हें सूट नहीं करता था तो मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ था, चले जाते कहीं और। दूसरा, मेरी आपके साथ कोई रिलेशन थोड़ी है। सो मैं समझाना ये चाह रहा हूं, एजेंट कल को इस बात का क्लेम कर सकता है कि भाई आपने मुझे 15% दो, आपने मुझे 8% क्यों दे रहे हो, आप तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हो। नहीं भाई, तुम वीक बार्गेनिंग पोजीशन में थे। तो मैं फिर बोल रहा हूं, बार्गेनिंग पोजीशन को अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, और वो भी स्पेशली इन रिलेशनशिप्स के अंदर। सो अगर वापस आए तो एग्जाम्पल 8 और 9 पढ़िएगा, और यहां पे देखिए उसने वही लिखा है, पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, जहां पे रियल और अपेरेंट अथॉरिटी हो, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप हो, या वही इनफीबल्ड ऑड मैन वाली बात वो यहां पे आ रही है। जस्ट अ मिनट प्लीज, एक कॉल रिसीव कर लो। वही एग्जांपल्स गिवन है, अगर आप देखो तो मैंने आपसे यही एग्जांपल्स अभी चार्ट की सूरत में डिस्कस की, एग्जांपल 10, एग्जांपल 11 और 12, ठीक है। सो ये वही हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर आप गौर करो, रियल और पेरेंट अथॉरिटी की, फिड्यूशरी रिलेशनशिप की, और अफेक्टेड मेंटल हेल्थ वाली एग्जांपल्स, ठीक है जी। बर्डन ऑफ प्रूफ, लास्ट बात इस हवाले से। अच्छा, पहले बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ाने से पहले इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट पढ़ देता हूँ। वही एग्जाम्पल है, वही रिजल्ट्स हैं कि वॉइडेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहां पे स्टॉप करता हूं और वापस जाता हूं। हम लोग यहां से एक लाइन पढ़ रहे थे, सॉरी जी ऊपर नीचे हो गया शायद। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस वही है, लेकिन अब मैं जरा ऊपर आ रहा हूं और बर्डन ऑफ प्रूफ को एक्सप्रेस करने लगा हूं। मैंने वंस अगेन हमने पढ़ा हुआ है जी पिटिशनर फाइल करेगा, लेकिन यहां पे अब कॉन्सेप्ट स्पेशल प्रोविजन है और लॉ कहता है भाई जो डोमिनेटिंग रोल में होगा वो साबित करेगा। यहां पे टीचर स्टूडेंट में जो डोमिनेटिंग रोल में है, टीचर है, तो टीचर को साबित करना पड़ेगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं की। सपोज मैं एक छोटा सा केस बनाता हूं कि 10 मिलियन की प्रॉपर्टी टीचर ने 10 मिलियन की ही खरीदी है, लेकिन कल को प्राइस शायद बढ़ जाए और स्टूडेंट ट्राई करे कि यार चलो केस करता हूं उस्ताद पे, 5 मिलियन और निकलवा लेता हूं। उसने उस्ताद पे केस फाइल किया और बोला कि उस्ताद ने मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की है। स्टूडेंट ने टीचर के खिलाफ केस फाइल किया और बोला कि इसने मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है मेरी ऑप्शन के ऊपर, तो मैं इससे मजीद पैसे लेना चाहता हूं या इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूं। तो लॉ यहां पे कहेगा कि वैसे तो जनरल प्रोविजन कहती है कि पिटिशनर साबित करे, लॉ कहता है ना ना ना,
special provision prevails over the general provision. इस केस में where a person is in a dominating role enter into a contract with another party and the transaction appears to be unconscionable, means unreasonable नजर आ रही है transaction. The burden of proving that such contract was not induced by undue influence, तो ये point साबित करना कि contract में undue influence exercise नहीं हुई shall lie upon the person in the dominating role. तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है जो dominating role में है. तो जनाब बेशक यहां पे केस स्टूडेंट फाइल कर रहा होगा, लेकिन साबित को इसको करना पड़ेगा टीचर को कि उसने ये डोमिनेटिंग रोल, उसने अपनी डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल नहीं किया. कैसे साबित करेगा? वो मार्केट वैल्यू से साबित करेगा. वो कहेगा सिमिलर ट्रांजैक्शंस देख लो, मैंने इस पे किसी किस्म का, ये देखो इसने 4 जगह से कोट ली, सेम कोट मिल रही थी, उस टाइम की डीसी वैल्यू चेक कर लो, उस टाइम की मार्केट वैल्यू चेक कर लो. तो मल्टीपल प्रूफ्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो ये साबित करेगा कि उसने मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन की है, उसने अपनी डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल नहीं किया. जो डोमिनेटिंग रोल में है वही साबित करेगा, बेशक वो मुजरिम ना हो. तो एग्जाम्पल 13, 14, 15, 16 प्लीज एक दफा पढ़िएगा. यहीं तक इख्तिताम करता हूं, इंशाल्लाह यहीं से आगाज करेंगे. अल्लाह ताला आप सबको सानिदा फरमाए. थैंक यू.